हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे गुजरात रिफाइनरी का जो स्किल टेस्ट हुआ। ठीक है, बेसिकली मैं जैसे कि वो बताया था, गुजरात रिफाइनरी में स्किल टेस्ट नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं एक दोस्त से बात किया हूँ, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। देखो, डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ और कुछ हो। तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं वो बताऊंगा प्लस में खासकर ये हेल्प हो सकता है जो आने वाले हैं, जो इन फ्यूचर अगली बार जब रिफाइनरी के एग्ज़ाम देंगे, ओके। और फिर जो जो यूनिट में थे, जो यूनिट के नाम बताए थे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। तो बेसिकली इनका इंटरव्यू एक आज हो गया आपका, आज ही की डेट में हुआ था, बेसिकली 23 तारीख, ओके। तो इनसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इनका घर दूसरे स्टेट में था और यहाँ भरे, तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपने स्टेट में क्यों नहीं भरे, ठीक है। बेसिकली बरौनी रिफाइनरी में आपने क्यों नहीं भरा फॉर्म। तो इन्होंने बताया था कि देखिए सर, वहाँ पर वैकेंसी कम थी, यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी। तो ये रीज़न अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रीज़न चलेगा, बहुत अच्छा है। साथ में ये तो अब थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे, मतलब फैमिली बैकग्राउंड का मतलब कितने परिवार हो, कौन कौन घर में है, ओके, ये सब पूछा गया था। ये सब ऐसे ही थोड़ा बहुत एक फेमिलियर होने के लिए या फिर थोड़ा बहुत उससे जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद पूछा गया कि आपने मतलब अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस जो कहाँ से किया था, तो कौन कौन से यूनिट में किए थे, ये सब बारे में पूछा गया था, ओके। तो इनसे पूछा गया था नाइट्रोजन यूनिट के बारे में कि जो नाइट्रोजन जनरेशन होता है एनजीयू, नाइट्रोजन जनरेशन यूनिट, ओके। तो बेसिकली उनसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन जनरेशन में क्या क्या, मतलब एक पूरा प्रोसेस पूछा गया था कि बताइए कि क्या क्या होता है। तो इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया, ओके। तो इसमें कुछ टर्म आया था जैसे कि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन का जो जनरेशन होता है, वहाँ पर ही मेन जो इक्विपमेंट के अगर मैं बात करूँ तो वो है कंप्रेसर, फिर है टरबाइन, फिर है एक्सचेंजर। और बेसिकली कंप्रेसर तो एक अलग सेक्शन ही होता है, तो वहाँ पर ही मेन जो इक्विपमेंट है वो है कोल्ड बॉक्स। तो कोल्ड बॉक्स के अंदर जो है ना, वो क्या क्या रहता है, तो आपका रहता है एक एक्सचेंजर रहता है, वो देखिए कैपेसिटी के आधार पर वो चेंज भी करता रह सकता है, ठीक है। एक्सचेंजर रहता है, टरबाइन रहता है और एक कॉलम रहता है। तो एक्सचेंजर जो है हीट एक्सचेंज करता है, टरबाइन क्या करता है वो थोड़ा सा और आपको वो मतलब बेसिकली वो बढ़ाता है। और टरबाइन क्या करता था वहाँ पर ही, वो आपका मतलब ठंडा ही करता था, कूलिंग का ही काम करता था यार, ध्यान में आ नहीं रहा, ठीक है। और प्लस में एक कॉलम है जो जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक कॉलम। तो क्रायोजेनिक कॉलम या फिर क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, जहाँ पर क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन हो उसको बोलेंगे क्रायोजेनिक कॉलम। प्लस में क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका डिस्टिलेशन -50 डिग्री से नीचे हो रहा है, -50 डिग्री C से अगर नीचे हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, ओके। तो जैसे ही क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन पूछा गया, तो इनसे पूछा गया क्या कोरोना काल में आपकी रिफाइनरी मतलब जो अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग जहाँ किए थे, क्या ऑक्सीजन सप्लाई कर किया था। तो बोला उस समय बोले इनका उसमें नहीं किया था, ठीक है। ऐसे भी रिफाइनरी का जो ऑक्सीजन है ना, वो सप्लाई हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका प्योरिटी या फिर कुछ लेवल थोड़ा अलग होता है, उसके लिए बनाया जा सकता है पर उस पर्पज़ से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कहने का बेसिकली ये नहीं हुआ कि जो ऑक्सीजन जनरेशन, जैसे नाइट्रोजन जनरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी जनरेशन होता है, तो वो ऑक्सीजन उतना प्योर नहीं होता या फिर उस जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता जो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज होता है ऑक्सीजन, ओके। तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ सेफ्टी से रिलेटेड पूछा था कि अगर नाइट्रोजन को अगर हाथ में लीजिएगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर एक कोल्ड नाइट्रोजन या फिर लिए तो हजार्डस तो है, ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड बर्न भी होने का चांस रहता है। प्लस में अगर हम बात करें तो देखो, नाइट्रोजन इन द सेंस में खतरा यहाँ पर होता है, डेंजरस तब हो जाता है जब जैसे कि हम सांस ले रहे, ब्रीथ कर रहे, ओके। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, बाकी रेस्ट CO2 और अदर चीज़ें,
तो ये जिसका रेशियो मिक्स है। कहने का मतलब हम अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के एक प्रॉपर रेशियो के साथ अगर लेते हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन को ऑक्सीजन का रेशियो के साथ कम, जैसे नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन आपका 15% 18%, तो उस स्थिति में आपका जो है ना वो शरीर में जब नाइट्रोजन जाएगा तो जो वो जो होल्डअप जहाँ पर बैक स्पेस है वहाँ पर होल्ड हो जाता है और इससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, साथ साथ में अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए जहाँ पर ही जो कन्फाइंड स्पेस होता है तो काम करने से पहले ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लिया जाता है कि वहाँ पर ही ऑक्सीजन कितनी लेवल में है, ठीक है। अगर बेसिकली 18% या 19% के आसपास के मतलब अमाउंट में अगर कम रहेगा ऑक्सीजन तो वहाँ पर वर्क नहीं किया जा सकता, ओके। तो ये इस तरह से कुछ रूल है, ओके। और मैं बात करूँ तो देखिए कंप्रेसर जो है ना नाइट्रोजन में वो एक की तरह से एक कंप्रेसर नहीं रहता, वहाँ 3 कंप्रेसर रहते हैं, 3-4 मे बी डिपेंड, 4 से ज़्यादा भी सकते हैं, बेसिकली 3 रहेंगे, ओके। तो जो कंप्रेसर को जो अरेंज किया जाता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा मतलब अरेंज किया जाता है कि ताकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हो। आइडियाबैटिक नहीं, आइसोथर्मल कब हो सकता है जब हम जैसे कोई कंप्रेसर है वहाँ पर हीट हम कंप्रेस किए तो गैस का टेम्परेचर ही बढ़ता है, साथ साथ प्रेशर ही बढ़ता है, तो उसको हम लोग फिर उसको कूल करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में डालते हैं तो गैस पहले जितना टेम्परेचर में रहता है उतना ही बाद में आता है। तो इस तरह से जो गैस है वो आइसोथर्मल हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल। क्योंकि देखिए आइसोथर्मल करने के मेन मकसद क्या है, आइसोथर्मल करने से ये होता है कि जो आपका एनर्जी कंप्रेसर चलाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। नहीं तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जितना चाहिए था उसके ज़्यादा अमाउंट में लगता है, ओके। तो आइसोथर्मल का मेन एडवांटेज यहाँ पर ही, ओके। और बीच में जो कूलर प्रोवाइड किया गया है उसी बोलते हैं इंटरस्टेज कूलर, ओके। और देखिए एक क्वेश्चन बहुत जब ट्रेनिंग में था तो मुझसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन में जैसे कि हम एटमॉस्फेयर से एयर लिए तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 भी है, तो CO2 को अगर आप -150 डिग्री C ले जाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट हो तो -183 डिग्री C, लेकिन जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड को -40 डिग्री C पे ले जाएगा ना तो वो बर्फ़ बन जाता है, ओके। तो बर्फ़ को मतलब बर्फ़ करने में सॉलिड आइस बन जाता है, तो उसको तो हम नहीं ना ले जा सकते अंदर, वो नहीं ले जा सकते, वो हमारा जो लाइन है वो ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए एक इस कॉलम में जाने से पहले PPU होता है, PPU बेड, प्री प्यूरिफिकेशन बेड होता है, जहाँ पर ही मतलब एक देखिए हम लोग 2 तरह से जोड़ते हैं, एक PSA होता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन और यहाँ पर होता है TSA टेम्परेचर स्विंग एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा के और घटा के, कभी कभी बढ़ाया जाता है कभी कभी घटाया, जैसे कि क्या होता है कि PSA में प्रेशर बढ़ाते हैं और घटाते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर ही हाइड्रोजन प्योर करते हैं। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर यूज किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और घटाते हैं और यहाँ पर ही जो CO2 है उसे ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है और फिर उसे टेम्परेचर दे के फिर क्या करते जो वहाँ पर जो सटा हुआ है उसको मतलब रीजनरेट कर लेते हैं, बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पर TSA फंक्शन करता है टेम्परेचर स्विंग वजह से, कि आप टेम्परेचर ज़्यादा दीजिएगा तो जो हाइड्रोजन जो CO2 है वो ख़त्म हो जाएगा और कम मिलेगा तो जो बेड है जो जिसमें मतलब जो एब्जॉर्बेंट होता है, जो एब्जॉर्बेंट जिसमें ऑब्जॉर्व करता है वो बेड वहाँ पर CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो CO2 फिर अलग हो जाता है। तो इस तरह से फंक्शन करता है, ओके। जस्ट लाइक PSA, जैसे PSA वर्क करता है वैसे TSA वर्क करता है, ओके। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन तो मेन वहाँ पर एक जो इम्प्योरिटी है जो पूछा जाता है जो है ना वो नाइट्रोजन यूनिट का वो है CO2 को अगर हम नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट लाइन में जाए तो वो चोक हो जाएगा और सारा मेरा यूनिट बर्बाद हो सकता है, ओके। तो मेन जो इम्प्योरिटी है वो यही है, ओके। तो और नाइट्रोजन यूनिट देखिए नाइट्रोजन का जो प्योरिटी तो काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन का जनरली काम देखें तो पर्जिंग में ही होता है या फिर पैसिफिकेशन जहाँ पर करना, जैसे कि मतलब कोई इक्विपमेंट रखा हो हम चाहते हैं कि उसमें कोई रिएक्शन ना हो तो वहाँ पर ही हम लोग नाइट्रोजन डाल देते हैं, ओके। जैसे कोई कॉलम है और हम चाहते हैं कि उसमें कोई रिएक्शन ना हो, बहुत दिन तक रखा है तो उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। या फिर किसी वेसल है, वेसल का अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाना है
तो उस स्थिति में भी फ्यूल गैस भी डालते हैं और नाइट्रोजन से भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कोई जैसे कोई वेसल है, उसको हम चाहते हैं प्रेशर बढ़ाना, तो हम नाइट्रोजन डाल के ही प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो नाइट्रोजन को यूज बहुत तरह से किया जा सकता है, ओके। तो आई होप दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप नाइट्रोजन जाइएगा रिफाइनरी में, तो आप ये सब चीज़ें इसके ध्यान रखिएगा। टीएसए क्या है, कोल्ड बॉक्स क्या है, कोल्ड बॉक्स के अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोटामीटर भी मिल जाएगा आपको, प्रेशर गेज होता है, वो सारे इस एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन बहुत आसानी से बताया जाता है क्योंकि सब कुछ आपको कंप्रेसर मिल जाता है, हीट एक्सचेंजर मिल जाता है। कोल्ड बॉक्स की सबसे बड़ी है, उसमें टरबाइन भी है, आपका क्रायोजेनिक कॉलम है, जो अदर यूनिट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। हीट एक्सचेंजर तो रहता ही है, फिर रोटामीटर भी लगा रहता है। रोटामीटर क्यों लगा? इससे पता चलता है कि जो गैस है ना वो फ्लो हो रहा है कि नहीं, कितना वो डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है, ओके। तो इसीलिए लिया गया था, ओके। तो आई होप फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।